हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सीटेट फरवरी 2016 पेपर 2 से लिया गया है। तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करती रहती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपने ये पेपर ऑलरेडी देख रखा है तो उम्मीद करती हूँ कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपके स्कोर काफ़ी अच्छे रहेंगे और आप 30 में से 30 स्कोर भी कर सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जो स्कोर है उसको भी जरूर काउंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाषा, सेकंड पुनर्बलन, थर्ड भौतिक विश्व के साथ अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण। तो आपको पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग विकास को प्रभावित करने में जिन कारकों की भूमिका सर्वाधिक होती है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, सेकंड है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, थर्ड है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल, आपको पता होगा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे बात की जा रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो उस काल में जो संवेगात्मक योग्यताएं आती है वो किस प्रकार की होती है ये बताइए। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। फर्स्ट है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। थर्ड ऑप्शन है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो यहाँ पे 3 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि प्रदर्शित करती है बच्चे अपने आसपास से प्यार करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चे की जो व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना होती है वो किस प्रकार की होती है ये बताइए। 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, सेकंड है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, थर्ड है पुनर्बलन से एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सीखने को किस चीज से अलग नहीं किया जा सकता ये बताइए। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक संकल्पना को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है उन्होंने। तो अगर आपको वाइगोत्स्की और सामाजिक एक साथ मिल जाए तो एज ए ट्रिक भी आप इसको यूज करके आंसर चूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष फर्स्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह
अधिनायकतावादी होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देते हैं और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, यानी कि उनकी बात को मानते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। थर्ड है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। एंड फोर्थ ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? 7 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भाषा फर्स्ट ऑप्शन है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। सेकंड है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। थर्ड है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑब्वियसली भाषा जो है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या फिर बढ़ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता। सेकंड है लिंग सशक्तिकरण। थर्ड लिंग भूमिका निर्वाह खेल। एंड फोर्थ ऑप्शन है लिंग स्थिरता। करेक्ट आंसर होगा 9 का हमारा ऑप्शन 1। इस प्रकार के चित्र लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके या फिर किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो यहाँ फर्स्ट में बताया गया है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। फिर सेकंड में भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल 1। सेकंड है न तो 1 न ही 2। थर्ड है केवल 2। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 2 दोनों। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, फर्स्ट ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है। सेकंड है सकल आकलन को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो कागज पेंसिल के द्वारा जो जांच की जाती है, जो आकलन किया जाता है, वो किस प्रकार का है ये बताइए। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आकलन को सीमित कर देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 12। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि विद्यालय सलाहकार यानी कि काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। थर्ड ऑप्शन है उनके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बाधिर केंद्र में प्रवेश कर ले। तो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में यदि टीचर के पास कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो कि सुन नहीं पाता, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन 1, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव को साफ तौर पर देख सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार
अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। थर्ड ऑप्शन है उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, सेकंड है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कुछ भी नहीं सीख सकते, एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, सेकंड है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, थर्ड है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित किस प्रकार एक टीचर कर सकते हैं ये बताइए। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, थर्ड है उन्हें पृथक करिए उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, उन्हें समावेशी कक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। फर्स्ट ऑप्शन है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, सेकंड ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता यानी कि पात्र होता है, थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है परंपरागत वाक्यात्मक विधियां। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि किसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या है ये बताइए। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ निर्माण, सेकंड अनुकरण, थर्ड अनुबंधन, एंड फोर्थ ऑप्शन है रटकर याद करना। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपसे कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, थर्ड है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो आपको बताना है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार का होता है। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, सेकंड है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, थर्ड है उसे आधा समाधान यानी कि आधा सॉल्व करके देना और फिर उदाहरण उपलब्ध करवाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती है। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका,
आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। सेकंड ऑप्शन है समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। थर्ड ऑप्शन है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पहचाना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम यानी कि उचित वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। थर्ड है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। सेकंड ऑप्शन है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, आंतरिक प्रेरणा हो उनमें और सीखने की उनमें अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सेकंड है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। थर्ड है सीखना कौशलों के संचय के समान है। फोर्थ ऑप्शन है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो सीखने के संबंध में जो एक कथन सत्य है वो कौन सा है। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संवाद, सेकंड पुरस्कार, थर्ड व्याख्यान एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देश। तो इन चारों गतिविधियों में से जो बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी कि संवाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। थर्ड ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और फिर उसके बाद रुक जाता है। तो इन चारों कथनों में से, इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो विकास के बारे में सही है, करेक्ट है, वो चूज करिए। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है क्योंकि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। मध्य बचपन अवधि है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है 10 वर्ष के बाद, थर्ड है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 29। किसी व्यक्ति को
आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सेकंड ऑप्शन है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह जो कथन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समाजीकरण, सेकंड विकास, थर्ड सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ